अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी नैब के शिकंजे की। पीपल्स पार्टी पीडीएम से भाग रही है और नैब पीपल्स पार्टी के पीछे। जनाब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला के बाद सिंध के वजीर आला भी नैब के रडार पर आ गए। जाली अकाउंट्स केस में मुराद अली शाह बाकायदा मुल्जिम बन गए हैं। नैब रावलपिंडी ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। उन पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली सरकार नैब के रडार पर। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी जाली अकाउंट स्कैंडल के रगड़े में आ गए। नैब रावलपिंडी ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में रेफरेंस जो दायर कर दिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुराद अली शाह ने बतौर साबिक वजीर खजाना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नूरियाबाद पावर प्लांट की मशीनरी खरीदारी की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। पावर प्लांट के कंसल्टेंट खुर्शीद जमाली ने $10 लाख के ट्रांसफार्मर खरीद कर $40 लाख के जाहिर किए। खुर्शीद जमाली मुराद अली शाह से राब्तों में भी रहे। दो मुल्ज़िमान आरिफ अली और आसिफ महमूद इस केस में पहले ही 2.5 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर चुके, जबकि खुर्शीद जमाली ने प्ली बार्गेन की दरखास्त वापस ले ली थी। नैब ने रेफरेंस में मुराद अली शाह के अलावा ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत 17 मुल्ज़िमान नामजद करके उनका ट्रायल करने और सख्त सजा देने की सदा की है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। नैब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। इसी सारे के सारे मामले पर बात करेंगे। हमने राबिता किया वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह से। शाह साहब, पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट और अब वजीर आला सिंध, इनके खिलाफ रेफरेंस, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, एक तो इस रेफरेंस का कोई बाज़ाब्ता तौर पर हमें अभी तक कोई नोटिस मिला है, ना ही कोई किसी किस्म का कोई लेटर वगैरह है। बस ये मीडिया से ज़रूर इल्म में आ रहा है कि इस तरह का कोई सिलसिला है। देखें, चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी पेश होते रहे हैं जिसमें भी उनको बुलाया गया, लेकिन हमेशा सुरखरू हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी बात की है यहाँ पे वो वही है जो सिंध की, सूबे की और आवाम की बेहतरी के लिए जो भी हो। तो ये इस तरह के इल्ज़ामात और दीगर चीज़ें लगाई जाती हैं, वो भी इस वजह से हम समझते हैं कि सिंध वाहिद सूबा है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जहां पे तरक्की हो रही है और लोग काम कर रहे हैं। आज भी हमने एक कल बाई इलेक्शन जीता है जहां पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें होती थी कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे और बहुत ये दावे बुलंद, सारे लोग साथ थे। जितनी ये पार्टीज हैं सियासी तौर पर वो सब साथ थी, पीटीआई, जीडीए, एमक्यूएम और दीगर जो भी इनके एलाइज हैं, उन सब ने वहाँ पे जोर लगा लिया, लेकिन हमारे कैंडिडेट को लास्ट इलेक्शन से भी ज्यादा वोट मिले। तो आज हम वहाँ पे गए भी हुए थे। तो ये इस तरह की चीजें करके मरूब नहीं किया जा सकता। ये आपको ऐसा लगता है मरूब करने की कोशिश थी? नोटिस बहरहाल आपने बताया कि आपको अभी तक मिला नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे थे। तो अब बात करते हैं पीडीएम रहनुमा महमूद खान अचकजई की, जो मुतनाज़े बयानात तो देते ही रहते हैं, अब अवाम को बगावत पर भी उकसाने लगे हैं। इस्लामाबाद जलसे में खिताब किया तो फजलुर रहमान से सरकारी गोदामों पर हमले का फतवा मांग लिया। मौलाना ने भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक को जिहाद करार दे दिया। सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो, लूट के खाओ, मजे करो। पीडीएम रहनुमा महमूद अचकजई का रियासत मुखालिफ रवैया, अवाम को बगावत पर उकसाने लगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के दौरान फजलुर रहमान से लूट मार की इजाजत का फतवा मांग लिया। मैं मुफ्ती साहब से, मोहतरम फजलुर रहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पाकिस्तान के अवाम को फतवा दे कि भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान अचकजई से भी 2 कदम आगे दिखाई दिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को शरई जिहाद करार दे डाला। मैं कहता हूं, हम जिस मैदान में निकले हैं ये शरई लिहाज से जिहाद है और इससे पीछे हटना गुनाह है, और इससे पीछे हटना गुनाह है। स्टेज पर मौजूद दीगर रहनुमा भी मजमे को भड़काने की कोशिश करते रहे। जमहूरी तहरीक के दावेदारों के इश्तियाल अंगेज बयानात सवाल उठा रहे हैं कि पीडीएम का एजेंडा क्या है।
अवाम को लूटमार पर उकसाने के पीछे क्या मकासद हैं? ऐसे में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमा मुतनाज़ा बयानात देते रहे तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। शिबली फराज बोले, महमूद खान अचकज़ई मायूसी का शिकार हो गए हैं। ऐसी बातें सुनकर शक हो रहा है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का महमूद अचकज़ई की तकरीर पर सख्त रद्द अमल। कहा, ऐसे मुतनाज़ा बयानात आते रहे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जो कुछ महमूद अचकज़ई ने फरमाया है तो फिर मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। मैं हमेशा आपका दुआ गो रहा हूँ। समा ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से सवाल किया तो उन्होंने महमूद अचकज़ई की दिमागी हालत पर शक का इजहार कर दिया। मेरा ख्याल है कि तकरीबन ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, क्योंकि बनता भी है जिस तरह के उनको आखिर में छोड़ दिया जाता है खाली कुर्सियों को खिताब करने के लिए। वफाकी वुज़रा का कहना था कि अपोजिशन वाले चाहे कुछ भी कर लें, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। एहतजाज में न आए पर लफ्जी तीर खूब बरसाए, माजरा जानी अब से कुछ ही देर में। मरियम नवाज ने PTI पर भारत और इसराइल से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया। कहा, बीजेपी ने फंड्स दिए थे, फॉरेन फंडिंग केस में जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स की याद आ गई। उन्होंने सवाल किया कि बताया जाए इख्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे। तो एक है इंडिया, भारत और दूसरा है इसराइल। पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। सरजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेफ। कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किए। तो जरा ये भी बता दो ECP के सामने, 2018 के इलेक्शंस में तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे? तुम्हें इक़्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे? ये भी बता दो तुम्हें साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है? हमारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। देख लो, जहाँ जहाँ आवाज जा रही है, देख लो, लोग नहीं डर रहे। पाकिस्तान बदल रहा है। तुम जितना भी जोर आजमा लो, तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी नहीं हुए तो अवाम इस्लामाबाद जाकर उनसे इस्तीफ़ा छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। दावा किया कि हुकूमत के लिए पैसा भारत और इसराइल से आया। दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाने वाले खुद करप्ट निकले, लेकिन कोई इनसे हिसाब नहीं मांगता। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PTI का फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। ये कौन इजराइल और भारत का शहरी है जो इमरान खान को पैसा देते रहे? क्या इन 2 सालों में इन लोगों के लिए कोई फायदा करवा दे दिया गया? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ सिलेक्टेड है, ये तो स्पॉन्सर्ड भी है। जगह जगह जाके करप्ट का रोना रोता था, खुद ही करप्ट निकला, पूरा का पूरा जमात करप्ट निकला, मगर कोई उसका करप्शन का हिसाब नहीं देता है। तो पुतली को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उमरकोट के अवाम इस्लामाबाद पहुंच गए उससे अपना इस्तीफा छीनने। हुक्मरानों ने अकाउंट्स छुपाए और झूठ बोला, पूरी पार्टी और टब्बर चोर साबित हो गया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ घन गरज। कहा, अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि तहरीक इंसाफ इख्तिदार में रह सके। पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, नाअहल साबित हुई,
और अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया है। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। कि बस इलेक्शन कमीशन न तो मुनसिफाना इंतखाबात करा सकी, कौम पर एक डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया। 23 अकाउंट्स उन्होंने खुफिया रखे हैं किसी कीमत पर। अब इसकी गुंजाइश नहीं रही कि ये लोग हुक्मरान रह सकें। इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने बाहर के आमदनी छुपाई है। हमें मजबूर मत करो। फिर कहते हैं आप इदारों से बात करते हैं, इदारे आसमान से नहीं उतरे, इदारे हमारी सोसाइटी के लोग हैं। ख्वाब दिखाया था रियासत मदीना का, लेकिन कौम सुबह उठी तो उनका रुख कूफे की तरफ था। जब तक इनका जनाजा नहीं निकालेंगे, मौलवी जनाजा पढ़ के ही छोड़ता है। क्या पीटीएम एक बार फिर अपने बयानिए में कोई तब्दीली ला रही है? आज एहतजाज में रहनुमा पीटीआई पर भारत और इसराइल से फंडिंग का इल्ज़ाम बार बार लगाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर मरियम नवाज, इसराइल से पैसे लेने का इल्ज़ाम दोहराया जाता रहा। इससे पहले पीटीएम रहनुमा महंगाई की बात किया करते थे, मुल्क मुखालिफ बयानात भी आए थे। हम आपको दिखाते हैं बदलते बयानात कैसे कैसे रहे। पीडीएम सड़कों पर निकली तो मईशत की तबाही और बढ़ती महंगाई की बातें होती थीं। पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। आवाम जो महंगाई से और बेरोजगारी से तंग आई हुई है। पाकिस्तान है जिसकी मईशत डूब रही है। फिर तकारीर में मजहब की बात भी होने लगी। पीडीएम जलसों में मुल्क मुखालिफ बयानिए की गूंज भी सुनाई दी। उर्दू लंगवा फ्रांका है, लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज में इसराइल की गर्दान सुनने को मिली। इसराइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं। अब देखते हैं कि पीडीएम का ये इसराइल इल्जामात वाला बयानिया कब तक चलता है और नया कार्ड कब सामने आता है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। तो मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में तालियां बजवाईं, जलसे की तारीफें भी खूब करवाईं। नून लीग की नायब सदर का कहना तो बहुत वो कुछ चाहती थी, लेकिन लुक़मा मिलने पर कुछ कह ना पाई। कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई कि लॉन्ग मार्च आज था? वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां बजाओ तालियां। पीडीएम को बेवकूफ समझता है, बेवकूफ समझता है। बोलो जरा एक दफा बोलो, वाह 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 वाह। ईसीपी जवाब दो, बोलो ईसीपी जवाब दो। मैडम मगरिब हो रही, मैडम मगरिब हो रही। और आज एक मिनट आखिर में एक ही बात। मैडम मगरिब हो रही। ध्यान से ये बात सुनना। और आज मलेशिया में मेरे भाइयों बात सुनो, आखिर में एक ही बात। मैडम मगरिब हो रही। और आज मैडम मगरिब। और मजीद आपको बताएं कि पीडीएम क़यादत याददाश्त ही भूल गई। तकरीरें करके रहनुमा रवाना हो गए, लेकिन वो काम ही भूल गए जिसके लिए ये मैदान सजाया गया था। इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने की तहरीरी याददाश्त जमा कराना ही याद न रहा। समा ने सवाल उठाया तो अपोजिशन वाले तावीलें पेश करने लगे। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में पीडीएम की रैलियों के रेलों का रौला। कल जो फैसले हुए वो उसकी रोशनी में याददाश्त पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचकर ओपोजिशन इत्तेहाद तो एहतजाज का मकसद ही भूल गया। फौरन फंडिंग केस के जल्द फैसले की याददाश्त जमा कराना जो याद न रहा। हुकूमत के मुखालिफिन तकरीरों के जोश में शायद होश ही खो बैठे। इंतजामिया ने ऐलान कर रखा था कि किसी रुकने पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन जाना चाहा तो रुकावटें हटाकर खुसूसी रास्ता बनाया जाएगा। हमसे उनकी सेकंड लीडरशिप की यही बात तय थी कि वो याददाश्त पेश करेंगे और हमें नाम भी दिए गए थे। मतवाले रहनुमा जावेद लतीफ की तावील भी जान लें। अंदर किसी को दाखिल होना देने की इजाज़त थी इलेक्शन ऑफिस या नहीं, ये शायद आपको बेहतर पता होगा, मगर अंदर कोई जाने की पोजीशन में नहीं था।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन का अमला मुजाहिरीन से चंद कदम के फासले पर मामूलात सरअंजाम देता रहा, लेकिन किसी ने राब्ते की कोशिश तक न की। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। पीडीएम जिन कारकुनों को फॉरेन फंडिंग के फैसले के लिए लाई, उन्हें मालूम ही न था कि वो एहतजाज में भला क्यों आए। चंद कारकुनों ने तो हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत भी कर दी कि एहतजाज से हुकूमत नहीं जाएगी। फॉरेन फंडिंग क्या चीज़ है, कौन सा केस है? फॉरेन फंडिंग क्या पता है? हम तो सिर्फ उसके पास आए नवाज शरीफ ने या महमूद खान के जलसे में आए हैं। फंडिंग केस के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उसका नहीं पता वो क्या है? पता है लेकिन वो बड़े बताएंगे फिर। अच्छा, आपको नहीं पता? जी। फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है जी। ये क्या केस है, ये किधर से है? तो इनको नहीं समझ में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ये जो पॉलिश जूते लेते हैं वो महंगी नहीं हुई, कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो महंगे नहीं हुए? नहीं, इनको नहीं पता। हमें तो यही इन्होंने कहा कि हम धरना देंगे और करने के बाद वो नवाज हमें ओहदा दे देंगे, फलान करेंगे। ऐसी बात तो कोई नहीं होती। अब इमरान खान इतना पागल नहीं है जो मैं लेके दे देगा कि आप जाए नहीं, मैं ऐसी बात दे देता हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो एक तरफ तो भूखे रहने के दावे, तो दूसरी तरफ शानदार ज़ोहराना। एहतजाज से पहले फजलुर रहमान के घर पर पीडीएम रहनुमाओं के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त हुई। हज़ारों रुपए के मेन्यू में कई डिशें थीं, लेकिन कारकुनान को सिर्फ 100 रुपए वाले मेन्यू पर टरखा दिया गया। भूखा सोने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे एजाजिये पर लानत भेजते हैं। वो जो अवाम के लिए भूख बर्दाश्त करने के दावे करते हैं, वो जो अवाम को लूट मार पर उकसाते हैं। सरकारी ज़खायर के गोदामों का अंदाजा लगाओ, भूख की सूरत में सरकारी गोदामों को लूट के खाओ, मजे करो। मगर यही रहनुमा खुद पेट भर कर खाते हैं, कारकुनों को बिरयानी की एक प्लेट पर टरखाते हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतिजाज से पहले फजलुर रहमान के घर हुई वीआईपी दावत। फिश टिक्का, गोला कबाब और मटन चाप से हुई कायदीन की तवाज़ो। कैटरिंग इंतजामिया के मुताबिक 3000 रुपए पर हेड वाले मेन्यू में सीख कबाब, चिकन बिरयानी और काबली पुलाव भी शामिल थे। गाजर के हलवे और खीर से मुंह मीठा कराया गया। लेकिन जब बारी आई कारकुनों की तो उन्हें सिर्फ बिरयानी खिला दी गई। जी हाँ, फजलुर रहमान के घर के बाहर कारकुनों में सिर्फ 2 देग चावल बांटे गए। ये तो करोड़ों का मेन्यू लगता है। वैसे बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की सुना तो होगा आपने। नून लीग के गढ़ लाहौर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल, चंद अफराद ही शरीक हो सके। मकामी अरकान असेंबली भी मरियम नवाज की हिदायत के बावजूद मुजाहिरे में न पहुंचे। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। नून लीग के बड़े दावे, हुक्मरानों को घर भेजने की बातें, मगर अवामी ताकत दिखाने का वक्त जब भी आया, नतीजा मायूस कुन रहा। नून लीग के गढ़ लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे के शुरका की तादाद इंतहाई कम रही। मरियम नवाज ने 2 रोज कबल इजलास बुलाकर शहर के तमाम अरकान असम्बली को ये एहतजाज कामयाब बनाने की हिदायत की, मगर इलाके के MNA मलिक रियाज और MPA गजाली सलीम बट भी न पहुँचे। कारकुन अपने तौर पर खाली बर्तन उठाए एहतजाज करते रहे। मुजाहरा 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा। मुकामी क़यादत में से कोई पहुंचा और ना किसी ने तकरीर की। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में नून लीग के अक्सर अरकान पार्लियामेंट पार्टी क़यादत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद गायब रहे। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ लीगी पार्लियामेंटेरियंस को एहतजाज में शिरकत का पैगाम दिया गया था। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, क्यों रहे अरकान पार्लियामेंट गायब? जी फवाद, यही इस वक्त डायलेमा है इनका, मुस्लिम लीग नून और ओवरऑल पीडीएम का, कि लोग जो हैं वो नहीं निकल रहे और उस तरह रिस्पांस नहीं है जो कि लोगों का आमतौर पे होना चाहिए।
गुज़िश्ता रोज़ एक व्हाट्सएप मैसेज तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं PMLN के, जो तकरीबन 250 से ज़ायद हैं, अगर कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट को शामिल किया जाए, तो सबको कहा गया कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से आपको हिदायत की जाती है कि हर सूरत यहाँ पहुँचा जाए 19 को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर। और इस मैसेज के नीचे मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह जो PMLN पंजाब के सदर हैं उनके नाम लिखे हैं। इसके अलावा यही मैसेज एक रोज पहले भी PMLN सेक्रेटेरिएट की जानिब से इसी तरह का भेजा गया, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात करते हैं, जिन्होंने बच्चों को गैर सियासी रखने की वार्निंग दी थी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने पूछ लिया कि कौन से बच्चे, उनके साथ आने वाले तो जवान भी हैं और अक्लमंद भी हैं। कोई बच्चा मदरसे का इस इज्तिजाज में शामिल ना हो, हिस्सा लेंगे तो शेख रशीद अल ऐलान ये कहता है कि अगर मदरसों के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग काम ना आई। फजलुर रहमान ने साफ कह दिया, मदारिस के तलबा सियासत में क्यों ना आए। जलसों में जाना उनका भी इसी तरह कानूनी हक है, जिस तरह शेख रशीद साहब जब स्टूडेंट थे और वो जलसों में डांस किया करते थे। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं दीनी मदरसों के साथ हूँ, आप बच्चों को वर्गला रहे हैं। आज आपका दर्द बड़ा सीरियस है। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल हैं। वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि वो इस्लामाबाद के मदारिस के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने तलबा को PDM के एहतजाज में नहीं भेजा। जो PDM के एहतजाज में आए उनके साथ क्या हुआ? स्टेज पर रहनुमा चोर चोर का शोर मचाते रहे, मजमे के अंदर चोर हाथ की सफाई दिखाते रहे। PDM के एहतजाज में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के सेक्रेटरी समेत कई अफराद की जेबें कटी। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM के सियासी पावर शो में चोर बाजारी। एहतजाज के कायदीन, सहाफी और कारकुन जेब कुतरों के हाथों लुटते रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के सेक्रेटरी नूर काकड़ समेत दर्जनों अफराद मोबाइल फोन गवा बैठे। चोरों ने गरीब रेडी बान को भी न बख्शा। यार पिंडी रेडी लगाता हूँ, अब क्या करूँ यार, नहीं लग रहा। निजी टीवी के रिपोर्टर समेत मुतादिद अफराद के साथ भी हाथ हो गया। एहतजाज खत्म हुआ तो कई लोगों की जेबें पर्स और कीमती अशिया से खाली थीं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में किसका कहां पर कब्जा है, शहर के सारे लैंड माफियाज की फहरिस्त समा ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक कई कब्जा माफिया का ताल्लुक सियासी जमातों से है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज अहमद, ये है समा तहलका, कहां कहां किस किस का कब्जा है? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें 238 अफराद ऐसे हैं जो कब्ज़ा माफिया और बदमाशों की फहरिस्त जो है पुलिस ने जारी की है, वो शामिल हैं ये लोग। और इनमें जो सबसे फहरिस्त है वो कैंट डिवीज़न है, जिसमें 109 कब्ज़ा माफिया और बदमाशों के नाम जो है बताया गया और कहाँ कहाँ इन्होंने कब्ज़ा किया वो भी बताया गया और इनके खिलाफ क्या क्या मुकदमात हैं वो भी इसमें बताया गया। दूसरे नंबर पर सिटी डिवीज़न है, जिसमें 53 अफराद जो है वो कब्ज़ा माफिया और बदमाशों की फहरिस्त में आए हैं। इसके अलावा जो सदर डिवीज़न है इसमें 25 अफराद जो हैं वो तीसरे नंबर पर ये डिवीज़न आई है। और चौथे नंबर पर एक बाल्टोन डिवीज़न है जिसमें 24 अफराद हैं, जबकि सिविल लाइन डिवीज़न में 13 अफराद ये लोग हैं। और इसके अलावा माल्टोन डिवीज़न में सबसे कम कब्ज़ा माफिया और बदमाशों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 14 अफराद हैं। ये लोग पुलिस की तरफ जो फहरिस्त जारी की है ये वो फहरिस्त है जिसमें 238 अफराद हैं जो कब्ज़ा माफिया और बदमाशों के नाम जिनमें बताए गए हैं। इसके अलावा इसमें यह भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कुछ सियासी जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से है, वो भी इसमें शामिल है। पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। कराची के इलाके बहादुराबाद से मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद वाइट करोला गैंग के 7 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। कई वारदातों का इतराफ भी कर लिया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में 1 साल से वारदातें करने वाला वाइट करोला गैंग कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस के मुताबिक बहादुराबाद KDA स्कीम 1 में नाकाबंदी के दौरान वाइट करोला वालों से आमना सामना हुआ। दोनों जानिब से फायरिंग हुई, 4 अफराद जख्मी हुए, 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार गिरोह ने पीटीआई के एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी के दफ्तर में डकैती समेत मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ किया है। मुलजिमों के खिलाफ दर्ज 10 से जायद मुकदमात का रिकॉर्ड भी मिल गया है। गिरफ्तार करोला गैंग में 3 अफगान शहरी भी शामिल हैं। मुलजिमान बंगलों के चौकीदार, मुलाजमीन और शहरियों को यरगमाल बनाकर वारदातें करते थे। शाहनवाज अली, समा, कराची। लाहौर में 20 साला लड़की की हलाकत कैसे हुई, पुलिस को तफ्तीश में कत्ल के शवाहिद मिल गए। शौहर और देवर को हिरासत में ले लिया गया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। घरेलू नाचाकी या कोई और वजह, शादबाग की बिस्मा की हलाकत पर तहकीकात जारी। वाकया 4 रोज कबल पेश आया। बिस्मा की गर्दन पर रस्सी के निशानात पाए गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कत्ल के आसार वाजे हुए तो मकतूला के शौहर रफीउल्लाह और देवर ताहिर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2-3 दिन हो गया हमारे घर से बच्ची गई और अच्छी खासी गई है, कोई मसला मसाइल नहीं था, हैप्पी होके गई है यहाँ से। और आज ये काम हुआ तो फिर पापा ने फ़ोन किया। फिर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो सर वहाँ पे यही पता लगा कि बच्ची का मर्डर हुआ है। मकतूला के वालिद का कहना है कि ससुराल वाले अक्सर गाली गलोच करते थे। पुलिस इंसाफ के तकाजे पूरे करे। उसके देवर हैं, वो कोई गाली गलोच करते हैं, ससुर भी कभी करता है, लेकिन वो मैं समझू के भेज देता था। मैं वजीर आला से भी गुजारिश करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स में हलाकत की हतमी वजूहात का तयन हो सकेगा, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बास्केटबॉल का मैच रेसलिंग में तब्दील हो गया। फैसलाबादी और लाहौरी कुड़ियां एक दूसरे पर टूट पड़ी। फैसलाबाद से देखिए अब्दुल अहद की रिपोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट मैदाने जंग बन गया। फैसलाबाद क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स में खवातीन बास्केटबॉल के फाइनल मैच में तल्ख कलामी पर लाहौरी और फैसलाबादी कुड़ियां गुत्थम गुत्था, बाल नोचे तो किसी ने थप्पड़ और मुक्के बरसाए। झगड़े के बाइस मैच 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। खिलाड़ियों की सुलह के बाद मैच को दोबारा शुरू करवाया गया। हल्का फुल्का जब आप इस तरह का कोई इवेंट कर रहे होते हैं तो उसमें जब इमोशंस आपके इन्वॉल्व होते हैं तो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। वुमेन बास्केटबॉल लीग मैच में फैसलाबाद टीम ने लाहौर की टीम को 19 के मुकाबले में 22 पॉइंट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कराची वालों, गर्म कपड़े ट्रंक में ना रखना। आइंदा हफ्ते कराची का दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर सकता है। डीजी मेट डॉक्टर खालिद महमूद ने खबरदार कर दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा हफ्ते कराची का दर्जा हरारत 60 डिग्री तक जा सकता है। हफ्ते को पंजाब, केबी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश हो सकती है। कराची का टेम्परेचर डबल फिगर में चल रहा है। ये आने वाले इस वीक में डबल फिगर में रहेगा, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वीक से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और ये नीचे 7-8 तक जा सकता है। अगले वीक में 2 से 3 दिन तक ये टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री रहेगा, फिर उसके बाद फिर ये राइज कर जाएगा। लेकिन इस दफा ये जो सर्दी की लहर है, ये जो पिछली सर्दी की लहर से उससे कम होगी। जो नॉर्दर्न एरियाज पे वेदर सिस्टम पास करेगा वो एक्सपेक्टेड है कि जुम्मे और हफ्ते वाले दिन पंजाब के वस्ती एरिया, केपी के शुमाली एरिया, ईबी और कश्मीर में ये होगा। इसकी वजह से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, हजारा, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के एरियाज में रेन होने के चांसेस हैं और उसके साथ ही पहाड़ों पे जिसमें मरी, गलियात, कागान, नारान, मालम जब्बा पे स्नोफॉल भी हो सकती है हफ्ते वाले दिन। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में 15वीं शाहखान एल्पाइन स्की कप का मेला। पाक फिजाइया के स्कीयर्स ने 5 मेडल्स जीत लिए। PAF स्की रिजॉर्ट नलतर में होने वाले इवेंट की स्लालोम कैटेगरी में तीनों पोजीशंस पाक फजाइया के स्कीयर्स ने हासिल की। जॉइंट स्लालोम कैटेगरी में पाक फजाइया के इश्तियाक और अशफाक ने तलाई और चांदी के तमगे जीते। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।